अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास जो है वो है कि ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है और उसकी सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है। ठीक है, आज हम अभी पहले बात कर लेते हैं ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या है। ग्रैनुलोमेटस क्या है? फॉर्म ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ही है जो कि करेक्टराइज होती है कलेक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस ऑफन विद द टी लिम्फोसाइट्स एंड समटाइम एसोसिएटेड विद द सेंट्रल नेक्रोसिस। इसमें हमारे पास क्या क्या ऑफन होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, सम मैक्रोफेजेस होते हैं, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं और समटाइम नेक्रोसिस भी होती है। अगर ग्रैनुलर फॉर्मेशन होती क्यों है? अब हमारे पास कोई पैरासाइट्स या जो भी हमारे पास ऑफेंडिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या होता है कि इरिडिकेट मतलब निकल ही नहीं रहे होते हैं, निकल ही नहीं लाइक ट्यूबर क्लॉसिस है, उसमें भी हमारे पास जो है ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती है। अब वो निकल ही नहीं रहे होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उनके इर्द गिर्द जो है वो घेरा बना लेती है ताकि ये इधर उधर ना जाएँ और यहीं रहें, तो वहाँ पर हमारे पास जो है ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन बन जाती है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक्टिवेशन होती है टी लिम्फोसाइट्स की जो कि मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करवाते हैं और नॉर्मल बॉडी टिश्यूज़ की जो है वो डिस्ट्रक्शन करवाना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो अबंडेंट साइटोप्लाज्म बना रहे होते हैं जो कि रिसेंबल कर रहे होते हैं एपिथेलियल सेल्स से, जिनको हम एपिथेलोइड सेल्स भी कह रहे होते हैं। सम एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो फ्यूज फॉर्मिंग अब कुछ जो है वो साइटोप्लाज्म डेवलप कर रहे होते हैं जो कि एपिथेलोइड सेल से रिजेंबल कर रहे होते हैं, एपिथेलियल सेल से रिजेंबल करते हैं और उनको हम एपिथेलोइड सेल कह रहे होते हैं। और कुछ मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो आपस में मिल मिल के एक बड़ा सा सेल बना देते हैं जिसको हम जो है मल्टी न्यूक्लिएट जायंट सेल कह देते हैं। यहाँ पर अगर देख लें तो हमारे पास ये एपिथेलोइड सेल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक रिजेंबल जो एपिथेल सेल्स होते हैं वो एपिथेलोइड सेल्स हैं। ये हमारे पास छोटे छोटे मैक्रोफेजेस मिलकर इन्होंने बड़ा सा एक बना दिया जिसको हम जायंट सेल कह रहे हैं। उसके इर्द गिर्द जो है लिम्फोसाइट्स हैं और फिर हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं। अगर यहाँ पर बात कर लें तो ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन की हमारे पास समटाइम डायग्राम बनाने के लिए भी आ जाती है, ऑस्पी में भी पूछ लेते होते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रल नेक्रोसिस है, सेंट्रल नेक्रोसिस है और इर्द गिर्द एपिथेलोइड सेल्स हैं। उसके इर्द गिर्द हमारे पास जो है लिम्फोसाइट्स हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएट जायंट सेल्स हैं जो कि मैक्रोफेजेस जो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस आपस में ज्वाइंट होकर एक बड़ा सा सेल बना देते हैं जिसको हम जायंट सेल्स कह रहे होते हैं। अब हमारे पास ग्रैनुलोमा के दो टाइप्स हैं, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा है और इम्यून ग्रैनुलोमा है। फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा जो है फॉरेन बॉडी सच एज हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अदर फाइबर्स एंड टाल्स है या लार्ज इनफ टू प्रीक्लियर्ड फेगोसाइटोसिस बाय द मैक्रोफेजेस है। कोई भी ऐसा एजेंट आ गया जो कि मैक्रोफेजेस से फेगोसाइट नहीं हो रहा है बॉडी से, तो हम जो है उसके इर्द गिर्द जो है ग्रैनुलोमा बना देते हैं। इसमें एब्सेंस ऑफ टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। फॉरेन बॉडी में जो है टी सेल्स मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है, लेकिन इम्यून ग्रैनुलोमा में टी सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें टी सेल एक्टिवेट होते हैं जो कि हमारे पास इंटरल्यूकन 2 को और जो है टी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। T1, T2, 3A एज मैंने आपके पिछले लेक्चर में बताया था कि 3 तरह की टी सेल्स आते हैं 1, 2 और 12, जो कि हमारे पास होता है जो कि हमारे पास 2 है वो इंटरल्यूकन 1, 2 और 17 को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो T1 है वो हमारे पास इंटरल्यूकन ये इंटरफेरॉन गामा को एक्टिवेट करते हैं। इंटरफेरॉन गामा किसको एक्टिवेट कर रहा होता है? हमारे पास M1 जो होता है एक्टिवेशन M1 जो हमारे पास माइक्रोफेज को एक्टिवेट करने के लिए पाथवे होता है उसको एक्टिवेट कर रहा होता है। और जो हमारे पास इंटरल्यूकन 2 है इसमें हमारे पास एजेनोफिल्स लाइक पैरासाइटिक और इंटरल्यूकन 17 एक होता है जो कि हमारे पास अल्टरनेट पाथ को जो है वो एक्टिवेट करता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के मैक्रोफेजेस में, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सारे डिफाइन किया उस पर किया, तो वो हमारे पास जो है मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। टिश्यू हमारे पास जो है फाइब्रोसिस वगैरह होना शुरू हो जाता है, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट होते हैं और टिश्यू डैमेज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अगर बात कर लें तो लाइक सेलुलर इंजरी हुई है, सेलुलर माइक्रो बैक्टीरिया अंदर आया है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स हुआ है, इनगल्फेड बाय द मैक्रोफेजेस हुए हैं। अब लेकिन वो इनगल्फ हुआ है वो लेकिन फिर भी अभी बाकी है। ठीक है, परसिस्टेंट इंजरियस एजेंट हैं जिसकी वजह से टी सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स हो गया। टी सेल्स ने क्या किया, CD4 टी सेल्स को जो है एक्टिवेट किया जैसे कि लिम्फोकाइन L2 एंड 17 और इंटरफेरॉन गामा 1 को और 17 हमारे पास कर होता है M2 को, ये M1 को हमारे पास इंटरफेरॉन गामा कर होता है और ये हमारे पास M2 को। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स विया द इंटरल्यूकन 2 रिक्वायरमेंट टिश्यू मैक्रोफेजेस विया इंटरल्यूकन 7 एंड देयर एक्टिवेशन विया इंटरफेरॉन गामा। सही है, फिर हमारे पास क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एपिथेलोइड सेल्स जायंट सेल्स को ग्रैनुलोमा में और सिग्रेशन करते हैं। अगर क्रॉनिक बढ़ता जा रहा है तो वो फाइब्रोब्लास्ट में और उसमें सिग्रेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट करते हैं और जो है वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। अब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ द ग्रैनुल फिर से अगर मैं इसको डिफाइन कर दूँ तो हमारे पास क्या होता है, टी सेल मीडिएटेड होता है। पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था T1, T2, T3 होते हैं। T2 हमारे पास जो है इंटरल्यूकन 1, 17 भी वो इंटरल्यूकन 1, 2 और 17 कर रहे हैं। 17 हमारे पास जो है मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करते हैं। इंटरफेरॉन गामा भी मैक्रोफेज को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, हमारे पास टिश्यू
ये एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। अब हमारे पास मैक्रोफेजेस क्या हैं, वो साइटोप्लाज्म डेवलप कर रहे होते हैं, जिसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, और वही बनकर हमारे पास जियांट सेल्स होते हैं और ग्रेनुलोमा बन जाता है। अब सीक्रेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट भी ये लोग कर रहे होते हैं, प्रोलिफरेटिंग साइटोकाइंस लेकिन टिश्यू ग्रोथ फैक्टर्स हो रहे होते हैं, ये हमारे पास क्या करते हैं, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कर देते हैं। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ द ग्रेनुलोमा की बात कर लें तो एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस एग्रीगेट हुए होते हैं जो कि पिंक ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म वो कर रहे होते हैं, जिसको हम एपिथेलॉइड सेल्स भी कह रहे होते हैं, जो कि सराउंडेड होते हैं लिम्फोसाइट से। ओल्डर ग्रेनुलोमा के जो है रिम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट और कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, क्योंकि हमारे पास टिश्यू ग्रोथ फैक्टर जो है या सिक्रेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है कनेक्टिव टिश्यूज में फाइब्रोब्लास्ट जो है डिपोजिशन हो जाती है। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड जियांट सेल जो होते हैं लार्ज मास ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड मेनी न्यूक्लियाई एंड ड्राइव फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 20 और मोर मैक्रोफेजेस। सही है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जियांट सेल में बहुत सारे हमारे पास जो है लार्ज मास ऑफ द साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं जो कि फ्यूजन ऑफ 20 टू मोर मैक्रोफेजेस होते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ ग्रेनुलोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लेते होते हैं। हाइपोक्सिया एंड फ्री रेडिकल जो है उसकी वजह से हमारे पास नेक्रोसिस हो जाती है। अमॉर्फस स्ट्रक्चरलेस इजोनोफिलिक ग्रैनुलर डेब्रिस विद द कंप्लीट लॉस ऑफ सेलुलर डिटेल्स। हीलिंग ऑफ द ग्रैनुलोमा फाइब्रोसिस दैट में क्वाइट एक्सटेंसिव। ठीक है, फिर से डिफाइन करते हैं, बीच में हमारे पास नेक्रोसिस होती है, लाइक इसमें बीच में नेक्रोसिस होती है, फिर एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, और बहुत से जो हमारे पास जो है मैक्रोफेजेस मिलकर जियांट सेल्स बना रहे होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये ग्रेनुलोमा की वही पिक्चर्स दिखाई हुई है कि हमारे पास ये पहले बीच में फाइब्रोब्लास्ट हुआ हुआ है, लिम्फोसाइट्स आए हुए हैं, हिस्टोसाइट्स हैं और जियांट सेल्स हैं। यहाँ पर आपको बताया कि ग्रेनुलोमा किस किस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में आ रहा होता है, ट्यूबरक्लोसिस में, लेप्रोसी में, फाइलस में, स्केट स्क्रैच डिजीज में, सार्कोडोसिस में, कोहन डिजीज में। ये भी पूछते हैं कि डिफाइन द क्रॉनिक डिजीजेज इन विच ग्रेनुलोमा इज फॉर्म्ड। सही है, ये भी पूछ लेते होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट में सिस्टमेटिक अफेक्ट क्या है इन्फ्लेमेशन का। इन्फ्लेमेशन में एक्यूट रिस्पॉन्स में हमारे पास फीवर हो रहा होता है। पहले तो हमारे पास जो है एक्यूट फेज रिस्पॉन्स है, जिसमें हमारे पास साइटोकाइंस जो है इंटरल्यूकिन 1 और 6 जो है इंपॉर्टेंट मीडिएटर है किसके, एक्यूट फेज रिएक्शन के। इंटरल्यूकिन 1 और 6 जो है इंपॉर्टेंट मीडिएटर है एक्यूट रिस्पॉन्स के। एक्यूट फेज रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल क्लिनिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें हमारे पास एक फीवर आ जाता है, फीवर 1 से 4 सेंटीग्रेड हमारे पास ऊपर जाता है। मोस्ट प्रोमिनेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट फेज रिस्पॉन्स है, स्पेशली जबकि इन्फ्लेमेशन हमारे पास इन्फेक्शन के साथ आया हो। इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर इज कॉज्ड बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द वेस्कुलर एंड पेरीवेस्कुलर सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स सच एज हमारे पास ये पॉलीसेक्राइड्स है, एक्सोजीनस पायरोजेनस स्टिमुलेट द ल्यूकोसाइट टू रिलीज साइटोकाइंस लाइक एल इंटरल्यूकिन 1 और TNF। सही है, द इंक्रीज द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज दैट कन्वर्ट द AA इनटू द प्रोस्टाग्लैंडिन। एक्यूट फेज प्रोटीन में हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन भी जो लेवल हमारे पास बना रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मोस्टली सिंथेसिस द लिवर होज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन में इंक्रीज सेवरल 100-fold एज अ रिजल्ट रिस्पॉन्स टू द इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई। 3 ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दीज प्रोटीन आर क्रिएटिव प्रोटीन, उनके नाम बताए हुए हैं, फाइब्रोजिन और सीरम एमाइलॉइड्स प्रोटीन। कह रहे हैं कि 3 जो कि लिवर मोस्टली प्रोटीन्स बनाती है, उनकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा लेवल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कि उनमें से कौन कौन से बेस्ट प्रोटीन्स हैं हमारे पास, ये क्रिएटिव प्रोटीन्स हैं, फाइब्रोजिन है, सीरम एमाइलॉइड्स है, ये भी MCQ में पूछ सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इन द हेपेटोसाइट जो है स्टिमुलेट होते हैं साइटोकाइन से, स्पेशली इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1 और टिश्यू ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो कॉमन फीचर ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में हमारे पास जो ल्यूकोसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन द क्या होता है कि 15,000 20,000 जो हमारे पास जो यूजुअली क्लेम होते हैं वहाँ से 40,000 से 1 लाख तक चले जाते हैं। द एक्सट्रीम एलिवेशन को हम जो लिक्विमाइड रिएक्शन कह रहे होते हैं। द ल्यूकोसाइट्स अकर इनिशियली बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड रिलीज सेल्स फ्रॉम द बोन मैरो पोस्टम्यूटिक सर्व पूल कॉज बाय द साइटोकाइंस इंक्लूडिंग TNF एंड इंटरल्यूकिन 1। ये सारा जैसे हमारे पास वो बुखार हो रहा था या हमारे पास जो प्रोटीन आए थे ये ज़्यादा किसी वजह से इंटरल्यूकिन 1 और TNF फैक्टर की वजह से देयरफॉर एसोसिएटेड द राइज नंबर ऑफ द मोर इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड रिफर्ड टू एज अ लेफ्ट शिफ्ट। हमारे पास ल्यूकोसाइट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में क्या क्या है, फीवर हो रहा होता है एक्यूट रिस्पॉन्स में, फिर हमारे पास एक्यूट रिस्पॉन्स में प्लाज्मा प्रोटीन लेवल बढ़ जाते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा होता है जिसमें हमारे पास लिक्विमाइड रिएक्शन होता है, बहुत हाई लेवल तक जो है हमारे पास leukocytes होते हैं। A prolonged infection also induces the proliferation of precursors in the bone marrow caused by the increased production of colony stimulating factor। prolonged inflammation होगी तो जाहिर है हमारे पास जो है वो बोन मैरो भी स्टिमुलेट होगा और जो है
और ज़्यादा सेल्स बनाएगा। दिस द बोन मैरो आउटपुट ऑफ ल्यूकोसाइड्स इंक्रीज द कंपनसेट द लॉस ऑफ दीज सेल्स इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अब बोन मैरो ल्यूकोसाइड्स इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि वो कंपनसेट कर रहा है जो कि सेल्स उधर लॉस हो रही हैं उनको कंपनसेट करने के लिए। अब आखिर में मैंने डिफरेंस लिख दिया है बिटवीन द एक्यूट और क्रॉनिक रिएक्शन में। ये आप एक दफ़ा चार्ट देख लीजिएगा, समटाइम ये क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फॉर्मेशन। कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।